हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में सप्लाई चैप्टर को शुरू किए थे, सप्लाई वाले टॉपिक को शुरू किए थे। हमारे यूनिट नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई। हम सप्लाई को पिछले क्लास में शुरू किए थे और उसके बेसिक चीज़ों के बारे में समझे थे, और हम आखिरी में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का टॉपिक भी शुरू किए थे, जिसका हम एक पॉइंट पढ़े थे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। आज हम इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में। देखो ध्यान से, हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हम पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर करवा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स का। जो जो टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में दिए गए हैं सब कुछ हम कवर करवा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के बेनिफिट्स तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, स्टार्टिंग में तुम्हें बताए गए हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेगा, नोट्स मिलेगा, डाउट सेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन पर देना पॉसिबल है, यूट्यूब में देना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब में वीडियोस के बीच में एड्स आते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में एड्स नहीं आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर में। ठीक है, चलो अब वो तो तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है। अब आते हैं हम, हमारा बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में। लेकिन ध्यान रखना, ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जो कि पूरा फ्री है, क्योंकि ग्रुप में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम्स के टाइम पर शेयर करते हैं। वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरा का पूरा फ्री है। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर मैसेज करना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हम पिछली क्लास में इंडिविजुअल सप्लाई शुरू किए थे और उसमें एक पॉइंट पढ़े थे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन होता है सर? प्राइस और सप्लाई का, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, और जब भी प्राइस डिक्रीज होता है सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। ये इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने पे जो दुकानदार है उसका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। वो प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर बेचेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसके पास प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है मान लो उसका, तो वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा बेचना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक दुकानदार है, वो दो कॉमोडिटी बेचता है, ए और बी। इस पे भी 5 रुपए का प्रॉफिट है, इस पर भी 5 रुपए का प्रॉफिट है। बी का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने के कारण उसका प्रॉफिट 10 हो गया। तो अगर मैं उसके दुकान पर जाता हूं और उसे बोलता हूं मुझे सामान दिखा, तो वो क्या चाहेगा, कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदूं? ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मैं प्रोडक्ट बी खरीदूं। वो चाहेगा नहीं कि ए खरीदूं, क्योंकि ए को बेचकर उसे 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, बी को बेचकर 5 तो मिलेगा ही, प्लस प्राइस इंक्रीज होने के कारण जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो भी मिलेगा। तो वो चाहेगा बी का सप्लाई को इंक्रीज करना और ए का सप्लाई को रिड्यूस कर देना। बात समझ में आ रही हो? तो इसलिए प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस कम होने पर सप्लाई भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन बता रहा है, बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? डिमांड के टाइम भी हम तुम्हें बताए थे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि उसके बेसिस पर आगे हम फिर डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, तो याद रखना बस कि प्राइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स के प्राइस के ऊपर भी हमारे कॉमोडिटी का प्राइस डिपेंड करता है, हमारे कॉमोडिटी का सप्लाई डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था जस्ट कॉमोडिटी ए और बी का, हम डिमांड के केस में भी पढ़े थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, लाइक जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। लेकिन यहाँ पर रिलेटेड गुड्स नहीं है, यहाँ पर अदर गुड्स है। अदर गुड्स में क्या क्या आएंगे? अदर गुड्स में मान लो कोई दुकानदार दो कॉमोडिटी बेचता है, जैसे अभी मैं बता रहा था, ए और बी। ए को बेचकर 5 रुपए का प्रॉफिट है, बी को बेचकर भी 5 रुपए का प्रॉफिट है। तो कोई कस्टमर अगर मेरी दुकान पर आता है तो मैं चाहूंगा कि वो ए या बी दोनों में से कोई भी खरीदे, क्योंकि दोनों में मुझे प्रॉफिट मिलता है 5 रुपए। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ए खरीदे बी खरीदे, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट कितना है? 5 रुपए। मान लो बी का प्राइस इंक्रीज हो गया और इसके कारण बी में प्रॉफिट मार्जिन हो गया 15 रुपए का। ए में अभी भी 5 है, बी में 15 है। तो अब अगर कोई कस्टमर मेरी दुकान पर आता है तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि वो प्रोडक्ट बी को खरीदे, क्योंकि बी को बेचकर मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? 15 रुपए का। वहीं पर ए को बेचकर मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? सिर्फ 5 रुपए का।
तो ए का सप्लाई पहले जितना था क्या उतना रहेगा या कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि मैं बी के सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगा और ए के सप्लाई को रिड्यूस कर दूंगा। क्या ए का प्राइस चेंज हुआ था? नहीं, प्राइस किसका चेंज हुआ? बी का। लेकिन फिर भी बेचारा ए का सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। रीजन, ए में प्राइस, ए में जो मार्जिन है वो कम हो गया है। बात समझ रहे हो? ए में जो मार्जिन था 5 रुपए का, इन कंपैरिजन टू बी अब वो कम हो गया। पहले तो इक्वल था, ए में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अब बी का मार्जिन इंक्रीज हो गया, जिसके कारण ऑटोमेटिकली देखने पर यह लग रहा है कि ए का मार्जिन कम हो गया है। ऑब्वियसली, है ना? इस वजह से ए का सप्लाई कम हो जाएगा, बी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स। एज रिसोर्स हैव ऑल्टरनेट यूजेस, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस but also on prices of other goods या other commodities. Increase in the price of other goods makes them more profitable. A और B में से अगर B का प्राइस इंक्रीज होगा तो B will become more profitable, A will become less profitable, तो A का सप्लाई कम हो जाएगा, B का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. Increase in the prices of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. As a result, the firm shifts its limited resources from production of given commodity to production of other commodity. मैं चाहूंगा कि कोई ए ना खरीदे, सब क्या खरीदे? बी खरीदे, क्योंकि बी को बेचकर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स से व्हीट विल इंड्यूस द फार्मर टू यूज लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हीट इन प्लेस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी से राइस। मान लो मैं फार्मर हूं, मैं पहले राइस का कल्टिवेशन करता था, लेकिन व्हीट का प्राइस इंक्रीज हो गया, व्हीट में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो अब मैं राइस का कल्टिवेशन को बंद करके व्हीट का कल्टिवेशन करूंगा। ठीक है, चलो। एक बच्चा मुझसे पूछा, सर एक काम करो ना, दोनों कर लो, कस्टमर आएगा दोनों को बेच देना, ए भी बेच देना, बी भी बेच देना, 5 + 15 20 मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज है अगर तुम्हें, तो तुम्हें ये सवाल तुम्हारे माइंड पर नहीं आएगा, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। एक कस्टमर हम मानकर चल रहे हैं वो एक प्रोडक्ट खरीद, मान लो मेरे पास जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन है। अब या तो मैं इसमें राइस कर सकता हूं या तो वीट कर सकता हूं। अगर मैं राइस का क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो वीट का क्वांटिटी बंद कम हो जाएगा। मान लो आधा आधा एकड़, इधर राइस इधर वीट। अगर मैं राइस का क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो वीट का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, राइस को कम करूंगा तो वीट का बढ़ेगा। तो रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज है ना, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम राइस भी बना लेंगे, वीट भी बना लेंगे, प्रोडक्ट ए बी सी डी सब बना लेंगे, हर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट लेकर बैठ जाएंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज है। रिसोर्स हैव ऑल्टरनेट यूज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। अब रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल का प्राइस। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट अगर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, तुम प्रोडक्ट ए बनाते हो, प्रोडक्ट ए को बनाने में लगता है 100 रुपए, तुम बेचते हो 110 रुपए में, तुम्हारा प्रॉफिट निकलता है 10 रुपए का। लेकिन अगर मान लो कॉस्ट जो 100 रुपए का खर्चा आता था प्रोडक्ट को बनाने में, अगर वो खर्चा इंक्रीज हो गया, 100 रुपए से 105 रुपए हो गया, तो क्या प्राइस चेंज हुआ है? प्राइस तो अभी भी 110 का 110 है, सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज हो गया। और जब किसी प्रोडक्ट का सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा मार्जिन जो है, योर मार्जिन विल फॉल, तुम्हारा मार्जिन कम हो जाएगा। और जब तुम्हारा मार्जिन कम हो जाएगा तो तुम सप्लाई भी रिड्यूस कर दोगे। वैसे ही अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया, तो तुम्हारा मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। मार्जिन इंक्रीज हो जाने पर तुम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट लाइक लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा used in the process of production constitute the cost of production of the commodity. If prices of all or any of these factors or input increases, अगर cost increase होगा, the cost of production also increases. दिस डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, इसके कारण प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाने पर सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड, decrease in price of factors of production or input increases the supply due to fall in the cost of production and subsequent rise in the profit margin. क्लियर है बात? तो 3 पॉइंट अभी तक पढ़े। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पॉइंट नंबर 2 प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स, और तीसरा है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी।
सोच कर देखो, तुम प्रोडक्ट ए बनाते थे मैनुअली, अभी उसका ऑटोमेटिक मशीन आ गया, तो मशीन आने पर ज्यादा बनाओगे या कम बनाओगे? अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में, बेहतर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, तो जब किसी प्रोडक्ट को बनाने का टेक्नोलॉजी चेंज होता है, नया टेक्नोलॉजी आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आता है, तो उस केस में हम जो हमारा प्रोडक्ट का सप्लाई है उसको इंक्रीज कर देते हैं। पहले हम मैनुअली बनाते थे तो हम उतना ज्यादा नहीं बना पाते थे, अब मशीन आ गया, मशीन आने पर हम बहुत सारा क्वांटिटी बना सकते हैं, तो इस केस में हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में अगर एडवांसमेंट आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रहा है तो उस केस में हमारा सप्लाई खराब हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ गया, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच राइजेस द प्रॉफिट मार्जिन। It induces the seller to increase the supply. However, technological degradation or complex and outdated technology, अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गया या कॉम्प्लेक्स है या आउटडेटेड है, तो उस केस में हमारा सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। तो हम चौथा पॉइंट पढ़े, टेक्नोलॉजिकल स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड हो रहा है तो हमारा सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात? 4 पॉइंट पढ़ लिए, आते हैं 5वें पॉइंट पर। सर कितना पॉइंट है? 6 पॉइंट है। इंडिविजुअल के अंदर 6 पॉइंट, मार्केट के अंदर 3 पॉइंट, टोटल 9 पॉइंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में टोटल 8 पॉइंट था, इंडिविजुअल का 5 और मार्केट का 3, टोटल 8 था। यहां पर टोटल 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 6 इंडिविजुअल का और 3 मार्केट का। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 5, पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड सब्सिडी। तुम बताओ, कोई भी प्रोडक्ट में अगर टैक्स लगा दिया जाए तो वो कॉस्टली होगा या सस्ता हो जाएगा? ऑब्वियसली कॉस्टली हो जाएगा। अगर कॉस्टली हो जाएगा तो बताओ उसका सप्लाई क्या होगा? ऑब्वियसली सर रिड्यूस हो जाएगा सप्लाई। सप्लाई रिड्यूस होगा क्योंकि टैक्स एक कॉस्ट का पार्ट है, प्रोड्यूसर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट में टैक्स लग जाएगा तो उससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होने पर उसका सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। वहीं पर अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाए तो, सब्सिडी मिल जाए तो सर प्रॉफिट तो मजा ही आ जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण सप्लाई हमारा इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो टैक्स लग गया तो सप्लाई कम हो जाएगा, टैक्स हट गया, सब्सिडी आ गया तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस राइजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड thus reduces the supply due to lower profit margin. On the other hand, tax concessions and subsidies increase the supply and as they make it more profitable for the firm to supply goods. क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 5 आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर एक तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। रिलायंस जियो यूज करते हो इंटरनेट? जब जियो आया उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना था? जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जब वो मार्केट में आया था पहली बार, तब वो फ्री में दे रहा था इंटरनेट। इतने सारे लोगों को फ्री में इंटरनेट दे रहा है, हर महीने करोड़ों रुपए का, करोड़ों तो छोड़ो लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, लेकिन फिर भी वो जियो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा था। दे रहा था या नहीं दे रहा था? तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हम तो सीखे कि अगर लॉस होता है तो सप्लाई कम हो जाता है, प्राइस कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो सप्लाई कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर तो फ्री में दिया जा रहा है और उसका सप्लाई को दिन ब दिन इंक्रीज किया जा रहा है, हर गांव में हर शहर में फ्री में सप्लाई कर रहा है। तो ये ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ पर? ये है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। आजकल के स्टार्टअप जो हैं वो फोकस कर रहे हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन में। वो लाखों करोड़ों का लॉस कर रहे हैं लेकिन उनका फोकस है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना। लॉस में होकर भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्योंकि उनका फोकस है सेल्स मैक्सिमाइजेशन।
तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव है हर इंसान उनका प्रोडक्ट को यूज करे। प्रॉफिट तो फ्यूचर में जाकर कमा लेंगे, आज अगर हर इंसान उनका प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देगा तो उनका प्रोडक्ट बहुत फेमस हो जाएगा, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन जाएंगे, और जिस दिन वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन जाएंगे उस दिन प्रॉफिट तो वो कमा ही लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जिस फर्म का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है वो लोग प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस होने पर भी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करते हैं। और कुछ फर्म्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वो चाहते हैं कि कस्टमर खरीदे या ना खरीदे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस प्राइस पर हम बेचना चाहते हैं हम उसी प्राइस पर बेचेंगे, चाहे कस्टमर खरीदे या ना खरीदे। खरीदेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं खरीदेगा तो लॉस में तो हम नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट होगा तभी बेचेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो दो प्रकार का माइंडसेट होता है, दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है, पहला है प्रॉफिट, दूसरा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, आओ पढ़ते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। Generally, supply of a commodity increases only at higher prices as it fulfills the objective of profit maximization. However, with change in trend, some firms are willing to supply more even at a prices which do not maximize their profit. भले लॉस हो फिर भी वो लोग ज्यादा सप्लाई करने का कोशिश करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फर्म इज टू कैप्चर एक्सटेंसिव मार्केट, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो मार्केट को कैप्चर करें एंड एनहांस देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज, अपने ब्रांड का वैल्यू को एस्टैब्लिश करना, अपने प्रोडक्ट के मार्केट में उसके प्रोडक्ट के वैल्यू को मतलब ब्रांड एस्टैब्लिश करना, वो उनका ऑब्जेक्टिव नॉर्मली होता है। क्लियर है बात यहां तक? तो ये 6 पॉइंट हो गए हमारे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के, इंडिविजुअल सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब आते हैं मार्केट का डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, क्योंकि मार्केट सप्लाई का अगर क्वेश्चन आएगा तो इंडिविजुअल का 6 पॉइंट प्लस मार्केट का 3 पॉइंट, टोटल कितना लिख कर आओगे, 9 पॉइंट लिख कर आओगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। पहला, नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट। अब बताओ, एक एरिया में 10 ठो शॉप वाले हैं, 10 दुकान वाले हैं, अगर 10 दुकान वाले हैं तो सप्लाई ज्यादा होगा या एक दुकान वाला है तो सप्लाई ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सर, 10 दुकान वाले हैं तो हर कोई बेचना चाहेगा, हर कोई प्रोडक्ट रखेगा, हर कोई बेचेगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, और जहां पर एक दुकान वाला है वहां पर सप्लाई कम होगा। तो नंबर ऑफ फर्म्स, कितने दुकानदार हैं, जितने ज्यादा दुकानदार होंगे सप्लाई उतना ज्यादा होगा, जितने कम दुकान वाले होंगे सप्लाई उतना कम होगा। व्हेन द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस, जब नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग दैट कॉमोडिटी। However, market supply will decrease if some of the firms start leaving the industry due to losses. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस। अगर फ्यूचर में तुम्हें लगता है, तुम एक दुकान वाले हो, तुम प्रोडक्ट लेकर बैठे हो, बहुत सारा प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है आज इस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है, तुम्हें लग रहा है आने वाले दिन में ये प्रोडक्ट 50 का हो जाएगा, तो तुम आज क्या चाहोगे? आज चाहोगे कि कस्टमर आए और 100 में खरीद लें। आज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा बेचना, क्योंकि तुम्हें पता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस कम होने वाला है, आने वाले दिनों में उसे लॉस हो सकता है, इस वजह से वो आज ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा। तो आज का सप्लाई क्या होगा? आज का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आज वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा बेचना। लेकिन अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस 150 होने वाला है, तो क्या वो आज बेचना चाहेगा? नहीं, वो क्या करेगा, बहुत सारा क्वांटिटी को गोडाउन में छुपा के रख देगा, थोड़ा सा ही बेचेगा, कितना पैसे का उसे रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको छुपा कर रख देगा, गोडाउन में रख लेगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा बाद में बेचेगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस विल राइज, देन सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्यूचर प्राइस मैं लिख देता हूं, फ्यूचर प्राइस अगर राइज होने वाला है तो आज सप्लाई कम हो जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर प्राइस रिड्यूस होने वाला है तो आज सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। इफ सेलर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, देन करंट मार्केट सप्लाई will decrease in order to rise the supply in the future at higher prices. However, if seller fears that price will fall in future, then they will increase the present supply to avoid losses in the future. Clear है बात? चलो,
नेक्स्ट, ये तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में आते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एक सिंपल सा बात बताओ, तुम्हें कपड़ा खरीदना है, ठीक है, ये अर्बन एरिया है और ये गांव है, दैट इज रूरल एरिया। कहां पर ज्यादा दुकानें होंगी, कहां पर वैरायटी ज्यादा होगा, कहां पर तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा? ऑब्वियसली अर्बन एरिया में। ये है शहर, सिटी है, ये सिटी है और ये रूरल एरिया गांव है। तुम बताओ कहां पर तुम्हें ज्यादा मिलेगा? अर्बन एरिया में। क्यों ऐसा? सर अर्बन एरिया में तो ऑब्वियसली ना दुकानें ज्यादा होंगी। क्यों होंगी ज्यादा? बिकॉज वहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, ट्रेन चलती है, गाड़ियां चलती है, रोड रास्ता सब अच्छा है, तो बाहर से प्रोडक्ट वहां आ सकता है, लोग वहां आ सकते हैं, बहुत सारे आसपास गांव के लोग वहां पर आते हैं प्रोडक्ट को खरीदने, बिकॉज वहां पे आने जाने का रास्ता, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। इस वजह से वो एरिया में उतना ज्यादा सप्लाई है। जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होगा, बैंक्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होंगे, पूरा एरिया डेवलप्ड होगा, वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और जहां पर ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगा, वहां पर भी सप्लाई अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो अगर जितना ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगा, सप्लाई हमारा उतना अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होगा तो सप्लाई भी हमारा अच्छा नहीं होगा। तो टोटल हम पढ़े 9 पॉइंट, 6 पॉइंट हमारा इंडिविजुअल के केस में, 3 मार्केट के केस में, टोटल 9 पॉइंट। यहां पर समराइज्ड वे में 9 का 9 पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है। समराइज्ड वे में पूरा 9 पॉइंट तुम्हें यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है बात? ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का टॉपिक, जिसमें इंडिविजुअल का 6 पॉइंट और मार्केट का 3 पॉइंट, टोटल 9 पॉइंट हो। ठीक है, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।